सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, पाइपलाइन, जल मार्ग। ये 5 चीजों में से 4 को तो समझ चुके हैं। और यह है लास्ट है 5वां की जल मार्ग, यानी कि परिवहन में, परिवहन का ये भी एक बहुत अच्छा भाग है जल मार्ग। तो जल मार्ग माने क्या? जैसे जानते थे कि स्थल मार्ग माने क्या, कि जमीन पर चलते हुए और अपना सामान को यहाँ से वहां पहुंचा देना, परिवहन करना। और ठीक इसी तरीके से वायु मार्ग में हवाई जहाज के माध्यम से, यानी कि हवाई उड़ान के माध्यम से हम लोग को एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना या यात्री खुद पहुंचना, ये भी था, वो वायु मार्ग हो गया। रेल मार्ग में ट्रेन के माध्यम से, रेल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। ये सब चीजें समझ में आने के बाद लास्ट में आता है कि जल मार्ग क्या है। मार्ग माने रास्ता, तो सबको समझ में आ रहा है जी कि रास्ता, और जल माने कि पानी, समझ में आ रहा है, यानी कि पानी वाला रास्ता। तो पानी वाला रास्ता से वो थोड़ा सा कहानी याद आ गई है, खैर उसको बाद में बताएंगे लास्ट में। तो जल मार्ग क्या है सर? माने कि पानी के माध्यम से जब हम लोग कहीं दूसरे जगह पहुंचते हैं या सामान को कहीं दूसरी जगह पर ले जाते हैं तो होता है जल मार्ग। यानी कि जल वाला मार्ग से कोई भी वस्तु को परिवहन करना जल मार्ग होता है। तो जल मार्ग के अगर बारे में हिस्ट्री निकाल के देखा जाए थोड़ा सा, तो हम लोग चल आइए थोड़ा सा 9th क्लास के इतिहास में, भौगोलिक खोज में। तो जब भौगोलिक खोज हो रहा था उस समय में सड़क मार्ग का इस्तेमाल कम और जल मार्ग का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा था। जल मार्ग के माध्यम से ही एक देश को दूसरे देश से जाकर के खोया जाता था कि हमको कैसे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि स्थल मार्ग में बहुत घुमावदार रास्ता, प्लस में लोगों को उतना पता नहीं है। और मैंने जाते जाते में फिर बीच में कहीं ना कहीं तुमको जल तो मिलेगा ही मिलेगा, सारा का सारा एक चीज आपस में जुड़ा हुआ है नहीं। सपोज हम मैप में भी देख सकते हो खाली ही खाली, ऐसा सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, पानी से ही तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में स्थल है ये नहीं है, बीच में खाली पानी पानी, समुंदर ही समुंदर है। ऐसा सिचुएशन में मुश्किल है। तो जल मार्ग जो है वो प्राचीन काल से चलते आ रहा है। जब से लोग धरती पर रहना चालू किया था उसी समय से लोग पानी के माध्यम से आना जाना ज्यादा करता था। या यूं कह लो ने कि कोई भी सामान को लाना ले जाने के बात किया जाए तो पानी पर रख दीजिए, यहाँ से वहां पहुंच जाएगा, जन्ने पानी बाहर है उन्हें पहुंच जाएगा। या फिर उल्टा दिशा में नाव को चलाइए तो उधर साइड में पहुंच जाएगा। इस तरीके से आना जाना काफी आसान था। पिरामिड के बारे में वो स्टोरी में ये भी आता है, हिस्ट्री में बहुत खोजबीन के बाद में ये भी पता चला है कि जो पिरामिड जो इतना बड़ा भारी भरकम बना है खाली पत्थर के सरियार करके, उसमें भी कहा जाता है कि पानी के मार्ग का ही इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा के एक पर एक रखना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो पानी पर जाता होगा सरक करके और फिर खींच करके और पानी के माध्यम से ही ऊपर उठा लिया जाता होगा। ऐसे करके कुछ प्रोसेस के बारे में खोजबीन चल रहा है। तो जल मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट था शुरू समय से ही, और उसी की वजह से आज इतना धीरे धीरे विकास करते हुए एक देश दूसरे देश को पहचान पाया, पूरा धरती पर खोजबीन कर पाया। अभी भी बहुत जगह पर ऐसा टापू है जिसको खोजना थोड़ा सा मुश्किल है, मिलता है तो मिलेगा तो जल मार्ग से ही मिलेगा। अब वायु मार्ग भी है भाई, हेलीकॉप्टर से पूरा घूमते रही धरती, समझ में आएगा कहीं पर कोई जगह है उसे मिल सकता है। और जल मार्ग से ये 2 ही रास्ता है जिसकी वजह से हम दूसरा जगह जमीन को खोज सकते हैं। लेकिन स्पेशल जल मार्ग तो हमारे लिए वो प्राचीन समय से चल रहा था। जल मार्ग सर क्या है सर? तो जल मार्ग परिवहन का एक प्राचीन माध्यम रहा है। प्राचीन माने कि बहुत ही पुराना माध्यम है ये, बहुत पहले से जल मार्ग चर्चे में आ रहा है। क्योंकि पहले जमाना में उतना कोई ज्यादा खोजबीन नहीं होता था गाड़ी उड़ी वगैरह के बारे में, तो लोग क्या करता था, थोड़ा बहुत नाव वगैरह बना करके लकड़ी उकड़ी का ठाट बना करके ई पट्टी से पट्टी चल जाना। हम लोग को भी अगर नदी उदी में पानी ज्यादा बाढ़ आता था क्या करता आदमी, ठट से बना करके पार हो जाता है, या कोई भी जल मार्ग से ही इस तरफ से उस तरफ चला जाता है। लेकिन पहले तो गाड़ी वगैरह खोज हुआ ही नहीं था। तो अब सवाल आता है सर कि जल मार्ग का कितने प्रकार हो सकता है? 2 प्रकार। अगर यही चीज 8th क्लास में पढ़ा होगा भूगोल तो पूरा का पूरा बात क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो 8th क्लास वाला लेकिन को ज्यादा इसके बारे में समझदारी होगा, क्योंकि उस समय में भी हम ये बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। जो जल मार्ग है, जल मार्ग जो है वो है 2 तरह के। 2 तरह में कैसे सर? आंतरिक जल मार्ग और है अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। इसका क्या मतलब है? आंतरिक माने
अपना देश के अंदर के बात कर रहा है। अपना देश के अंदर में गंगा ब्रह्मपुत्र जो भी नदियां हैं, किसी के माध्यम से हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि जब हम पटना गए तो हमको याद है थोड़ा सा कि पटना में गंगा नदी में बहुत सारा नाव चलाने वाला, बहुत नाव, बगल बंदरगाह। अब वहां पर से लोग क्या कर रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ जा रहा है और वो भी नाव के माध्यम से। और अगर गया जी डैम वाला देखा होगा तो वहां पर भी बोट से घूम रहा है इस पट्टी से ऊपर, देखने के लिए सिर्फ बच्चे लोग को कि कहीं कोई डूब उब ना जाए। तो ये भी एक तरह समझ लो, ये इधर से उधर पार करना हो, क्योंकि अब पुल बन गया बीच में। लेकिन गंगा नदी में जब देखे तो वहां पर जो है इधर से उधर जाने के लिए, क्योंकि पुलवा एगो ऊपर में बना हुआ है ना, बहुत ऊंचा पर, फिर एगो नीचे में है, और फिर ऐसे नीचे में सब नाव से घूमते रहता है। लोग सैर भी करना पसंद करता है, नाव से घूमना भी पसंद करता है पानी में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है। खैर हम लोग यहाँ समझते हैं जल मार्ग दो तरह के। पहला आंतरिक जल मार्ग, माने कि अपना देश के अंदर में कोई भी नदी से जुड़े हुए रिलेटेड है और यहाँ से वहां कहीं पहुंच जाना। आंतरिक माने अपना देश के अंदर के बात। अंतरराष्ट्रीय सर माने कि एक देश को दूसरे देश के पास में कोई सामान भेजना है सर, तो बड़ा बड़ा जो शिप होता है उन सब के माध्यम से भेजना पड़ता है, पानी वाला जहाज के माध्यम से भेजना पड़ता है। तो ये हो गया अंतरराष्ट्रीय, माने कि देश से बाहर। आंतरिक जलमार्ग समझ में आ गया है, अंतरराष्ट्रीय भी समझ में आ गया है। आगे समझते हैं। फिर भी यहाँ पर हम स्पेशल रूप से इसका डिफिनेशन दे रहे हैं कि आंतरिक जलमार्ग क्या है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से नदियां, नहर और झील का उपयोग किया जाता है। आंतरिक जलमार्ग, क्योंकि हम लोग का जो देश है, देश में नदी, झरना और इस तरीके से बहुत सारा चीजें होता है जहां से पानी प्रवाह होता है, और उसी का इस्तेमाल करके लोग और इस पार से उस पार जाता है। तो याद रखना है कि आंतरिक रूप में कौन सी जाएगा, तो नदी वगैरह आ जाएगा, नहर आ जाएगा, झील आ जाएगा। ये सब चीज को लोग ज्यादा इस्तेमाल करता है अपना आंतरिक जल मार्ग के लिए। माने आंतरिक जल मार्ग क्या होगा सर, अपना देश में जो नदी मिले, झील मिले, तालाब मिले, वो सारा के सारा चीजें सब है आंतरिक जल मार्ग। क्योंकि हम लोग के देश में इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं भाई, समुद्र थोड़ी है बीच में, ऐसा तो नहीं है, नदी ही मिलेगा जो मिलेगा, सो उससे ज्यादा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे चलते हैं। भारत का आंतरिक जल मार्ग पिछड़ी किंतु विकासशील अवस्था में है। माने कि बाकी और देशों में देखा जा सकता है कहीं कहीं पर तो ब्रिज ही ऐसा है ना कि सब खुल जाता है, टूट जाता है बीच में और जहाज पार हो जाता है, फिर आकर के ऐसे लग जाता है गेट जैसा। हमारा इंडिया में वैसा कुछ उतना खास नहीं हुआ है, बस विकासशील है, माने कि विकास कर रहा है धीरे धीरे करके, और ऐसा अवस्था में है, जल मार्ग के हिसाब से पीछे है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बनेगा, निम्न में से भारत कौन से मार्ग में सबसे पीछे है, तो इसको बोल सकते हैं कि जल मार्ग में सर पिछड़ी है ये, और ये विकास कर रहा है, विकासशील है ये। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लिए भारत में पहली बार 1806 ईस्वी में दक्षिण भारत में बकीघम नहर बनाकर इसे कन्नानौर नहर से मिलाते हुए गोदावरी और कृष्ण नदी से जोड़ा गया था। याद रखने इसको, ये जो जल मार्ग की बात किया जा रहा है वो इंडिया में कब हुआ था पहली बार सर, शुरुआत 1806 में हुआ था। और कहां से सर, दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में बकीघम, ये नहर के नाम है, बकीघम नहर से बना करके और इसको कन्नानौर नहर तक, इसके कन्नानौर नहर से मिला दिया गया था। और सर गोदावरी को और कृष्ण नदी को आपस में भी जोड़ दिया गया था, और ये जलमार्ग स्टार्ट हुआ था 1806 से, और इसी के साथ में 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बना लिया गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ दो निकल सकता है कि पहला जो है वो स्टार्टिंग कब हुआ था भारत में, जलमार्ग 1806 से, 1806 से चालू हुआ था और दक्षिण भारत में चालू हुआ था। भारत के कौन से साइड में, तो दक्षिण साइड में, दक्षिण भारत में। और इसका जो लंबाई था वो कितना सर, 720 किलोमीटर लंबा जलमार्ग बनाया गया था, और बाद में इसको 40 किलोमीटर बढ़ा करके पुलिकट झील से जोड़ दिया गया था। बाद में फिर से 40 किलोमीटर बढ़ा दिया गया था और फिर जोड़ा गया था पुलिकट झील, ये झील का नाम है पुलिकट झील में जोड़ दिया गया था। जब हम लोग का स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ था, यानी कि 1947 के बाद की बात किया जाए, 1952 ईस्वी में तक केंद्र सरकार द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड की स्थापना किया गया, जिसके अंतर्गत में कौन कौन आता है, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश को रखा गया था। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्टिव निकला है, इसको ध्यान से समझना।
गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन का स्थापना कब किया गया? सवाल नंबर 1। गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड का स्थापना किया गया था 1952 ईस्वी में। और याद रखना इस चीज को कि गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड के अंतर्गत में कौन कौन आता है? असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब इसी के अंतर्गत में आता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। यानी कि ये सब गंगा ब्रह्मपुत्र से रिलेटेड है। ये सब जगह जो राज्य है, ये सब में कहीं ना कहीं गंगा और ब्रह्मपुत्र आपस में कहीं ना कहीं पर मिलता होगा और इसी के माध्यम से आना जाना करता होगा। तो जल मार्ग हो गया है। 1975 ईस्वी में जहाज रानी एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा फरका से इलाहाबाद तक गंगा नदी में सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण माने क्या सर? माने कि प्रयोग करके देखा गया कि क्या रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छा या गलत, जो बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये प्रैक्टिस किया गया था या यूं कहो कि प्रयोग किया गया था 1975 में जहाज रानी और परिवहन मंत्रालय द्वारा। कहां सर? फरका से इलाहाबाद। फरका से इलाहाबाद ये जगह का नाम है। फरका से इलाहाबाद तक गंगा नदी में ये सर्वेक्षण किया गया था कि देखते हैं भाई कि जहाज वगैरह सब ढंग से चल भी पाता है या नहीं चल पाता है, कहीं बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हो जाता है। इन सब का खास ख्याल रखा गया था। उसके बाद में फिर 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया। अब ये वाला याद रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का स्थापना कब किया गया था? 1986 में। और ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है क्योंकि यही देखरेख पूरा करेगा जलमार्ग को। अब ठीक, तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव तो निकल गया। उसके आगे वाला लाइन देखते हैं। इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, रख रखाव और नियम की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब सवाल दूसरा, हर चीज में देखते रहे सर कि सड़क मार्ग में भी जो 4-5 तरह के सड़क था उसका भी कोई ना कोई देख रेख कर रहा था, कोई ना कोई बनवा रहा था। उसी तरीके से हवाई जहाज में भी देखे तो उसका भी कोई ना कोई था, एयर इंडिया था, इंडियन था, अलग अलग तरह के था जो कि चलाता था कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी था। तो कहीं ना कहीं हर सिचुएशन में रेल को भी चलाने वाला है सर, मध्य रेल, पूर्वी रेल, डेमू, ये सब अलग अलग तरह के। जब इतना जानने के बाद तो कहीं ना कहीं इसको भी तो देखना पड़ेगा ना। पाइपलाइन में भी देखा गया था कोई ना कोई उसको देख रेख करेगा। तो फिर जहाज सब जो पानी में चलता है उसको भी तो देख रेख मेंटेनेंस कोई ना कोई करता होगा। तो कौन करता है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ने, यही देख रेख करता है पूरा पूरा जो जल वाला में जितना शिप वगैरह चलता है वो भी भारत के अंतर्गत की बात कर रहा है। अभी अंदर में पड़ रहे, बाहर में नहीं। तो भारत के अंतर्गत में जो भी कुछ है वो सब जल से रिलेटेड, यहाँ वहां आना जाना, अगर बोट वगैरह बनाया गया है, एक नदी से दूसरा नदी में जुड़ना, यहाँ से वहां पहुंच जाना, सामान को पहुंचाना, उससे थोड़ा सा पैसा भी बच जाता है। और उसमें कोई अथी तो रहता नहीं है, जाम वगैरह तो है नहीं कि सड़क के बीच में जाम हो जाएगा। आराम से चलते चलिए मौसम के विभाग के अनुसार में और अच्छा जगह पर पहुंच जाइएगा और जल्दी पहुंच जाओगे। तो याद रखना है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की यही देखरेख करता है उसका, और जो भी कुछ नियम वगैरह बनाना होगा, विकास करना होगा, रख रखाव करना होगा, पूरा जिम्मेदारी इसी को दे दिया गया था जलमार्ग के, और इसी को अभी तक है दे दिया गया। यह अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास से संबंधित मामलों में केंद्र तथा राज्य सरकारों को सलाह भी दे देती है। माने कौन सर? यही भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है वो सलाह भी देता है कि कहीं आप कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, चाहे तो कोई केंद्र से रिलेटेड जलमार्ग हो या तो कोई राज्य से रिलेटेड जलमार्ग हो, उसको ये सलाह देने का काम भी करता है। इसका मुख्यालय यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है? माने कि हेड ऑफिस, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है जो नोएडा में, नोएडा एवं क्षेत्रीय कार्यालय पटना में। नोएडा में है सर, पटना में है, कलकत्ता में, गुवाहाटी में, कोची में, इतना है सर इसका मुख्यालय, माने कि हेड ऑफिस कह सकते हैं। उसके बाद सर इसका शाखा, शाखा माने क्या सर? ब्रांच। उसका तो मुख्यालय हो गया मेन वाला ऑफिस, लेकिन उसका मिनी ब्रांच भी तो होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मिनी ब्रांच, यानी कि उप, माने कि मेन हो गया तो उसका छोटका। तो छोटका भाग कहाँ कहाँ है?
माने कि शाखा कार्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में, वाराणसी में, भागलपुर में, फरक्का में और कोल्लम में। इन सभी जगहों पर क्या है सर? इसका छोटा छोटा ब्रांच है, छोटा छोटा शाखा है, जो कि देख रेख करने का काम करता है, सलाह मशवरा करने का काम करता है, जिससे जल मार्ग में कोई अवरुद्ध ना आ जाए, कोई रुकावट वगैरह ना आ जाए। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ पाए हैं। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अभी तक भारत में कितना जल मार्ग का अच्छा सा फायदा उठाया गया है। तो भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर लंबे नौ संचालन मार्ग है। 14,500 किलोमीटर तक आराम से नाव संचालन कर सकते हैं, नाव को चलाया जा सकता है, इधर से उधर पहुंचा जा सकता है 14,500 किलोमीटर तक के। और इसमें हर साल लगभग 5 करोड़ टन माल का ढुलाई किया जाता है, प्रत्येक साल, माने कि प्रति वर्ष हर साल 5 करोड़ टन माने सामान ढुलाई होता है, माने कि ढोआ जाता है। तो काफी ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि हम लोग को काम में आ रहा है। अगर यही काम सड़क मार्ग से किया जाता तो जाम में फंसता और तरह तरह के जाम लग जाता उतना सारा सामान ले जाने में। और पानी में तो कोई रास्ता जाम है ही नहीं है, सीधे शॉट मारो एकदम फटाक से पहुंच जाओ। तो यहाँ तक था ये हमारा किसका? ये है हमारा आंतरिक जल मार्ग के बारे में। अभी हम लोग दूसरा वाला अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे अगला क्लास में, अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग। क्योंकि एक के बारे में इतना बड़ा लंबा हो जाएगा क्लास, तो फिर दूसरा को समझाना भी तो भाई और लंबा हो जाएगा ना। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग दोनों पढ़ो, उससे थोड़ा सा टाइम भी लगेगा लेकिन समझ में भी पूरा आएगा और बोरिंग भी नहीं होगा।